देखिए, अ, ये क्लोरोप्लास्ट है ना? तो हमने ये पढ़ा था कि ये क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स में पाया जाता है मेसोफिल सेल में। पूरी एनाटॉमी आप पढ़ चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर हैं, ये जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनको हम ग्रेना कहते हैं। और ग्रेना के अंदर जो ये छोटे-छोटे स्ट्रक्चर हैं, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड थैलाकोइड्स। इनको हम थैलाकोइड्स बोलते हैं। ये जो थैलाकोइड है, इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में, अभी हम थैलाकोइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है। इसी थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में फोटोसिंथेसिस होती है ना? तो ये हमारा बेसिक क्लोरोप्लास्ट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है और ग्रीन लीव्स में मेसोफिल सेल में पाया जाता है। तो इन लीव्स में फोटोसिंथेसिस करने का काम क्लोरोप्लास्ट करता है। इसी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन में, ये जो इसकी मेम्ब्रेन है, थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इस थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में एक कंपोनेंट पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो मॉलिक्यूल है, वो लाइट को ट्रैप करने का काम करता है ना? इस तरह से फोटोसिंथेसिस स्टार्ट होती है और फूड बनता है। अभी आप इस वाले पार्ट में मत जाइए, आपको ये नहीं समझ में आएगा, है ना? कुल मिलाकर के आप देखिए, ये फोटो सिस्टम बोलते हैं जिसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है? और ये क्या करता है, ये थैलाकोइड की मेम्ब्रेन है, इसमें ये ग्रीन-ग्रीन से जो दिख रहे हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, ये लाइट को ट्रैप करते हैं और लाइट को ट्रैप करके ये फोटोसिंथेसिस करने का काम शुरू करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है? तो फोटोसिंथेसिस 2 स्टेज में होती है। पहली स्टेज को हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन क्या होती है? सबसे पहले यहाँ पे इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ लाइट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे लाइट चाहिए होती है। दूसरी बात, ये रिएक्शन सिर्फ डे में हो सकती है क्योंकि भाई लाइट डे में होती है ना? दूसरा इसमें क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन। इस वाटर मॉलिक्यूल के ब्रेक डाउन होने की प्रोसेस को हम लोग, ये लाइट की प्रेजेंस में होता है, फोटोलिसिस कहा जाता है। वी कॉल इट फोटोलिसिस। दूसरा पार्ट क्या होता है, सेकंड पार्ट जो इस रिएक्शन का है, उसे हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बोलने के पीछे रीजन ये है, लाइट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहां पे लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। दूसरी खास बात क्या होती है, ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन डे और नाइट दोनों में हो सकती है। क्यों? क्योंकि लाइट यहां चाहिए नहीं, तो कोई जरूरी नहीं लाइट होगी तो भी रिएक्शन होगी और नहीं होगी तो भी रिएक्शन होगी। इसमें होता क्या है, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर एंड फिक्स्ड, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिक्स कर दिया जाता है। तो फोटोसिंथेसिस 2 प्रोसेस में होती है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये दोनों ही प्रोसेस, तो लाइट रिएक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है और फूड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है? तभी आप कहते हैं 6U2 12H2O और यहाँ पे लाइट, और आप लिखते हैं क्लोरोफिल, और बनता है क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 बनता है, और साथ में यहाँ पे बनता है क्या, ये 6H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकली लाइट रिएक्शन में और फूड बना डार्क रिएक्शन में। क्लियर? अब आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ले लिया? कुछ बोलो भैया, अच्छा बुरा हाँ नहीं कुछ तो बोलते यस हो तुम सर। लोग। हाँ बोलते नहीं, तुम लोग तो समझ ही नहीं आता कि पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, गुड। तो सबको समझ में आ गया? ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर साथ साथ आप जो मैं लिखवा रहा हूँ वो नोट करना चाहते हैं देन वेल एंड गुड, वरना आप स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी नोट आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से मैनेज कीजिए। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में मैं आपको अब अगला जो बताने वाला हूं दैट इज कि थैलाकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस तरह से यहां पर अरेंज होते हैं, है ना। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं फोटो सिस्टम कहते हैं। फोटो सिस्टम क्या है, दैट इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, कई सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। आप देखिए यहां पर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स थे, है ना, तो अभी हमने देखा कि वो क्लोरोप्लास्ट पे किस तरह से अरेंज थे। अब देखो थैलाकोइड में वो कहां पाए जाते हैं। अब इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब देखो मैंने आपको अभी बताया कि क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, जो कि आप पहले पढ़ चुके थे। क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, थैलाकोइड्स कहां पे अरेंज होते हैं, ग्रेना, है ना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब देखो यहां पर क्या होता है, हम बात करेंगे सीधे सीधे अब सिर्फ थैलाकोइड्स की। देखिए आपने देखा अभी कि एक थैलाकोइड ये था, दूसरा थैलाकोइड ये था। बहुत सारे थैलाकोइड एक के ऊपर एक इस तरह से अरेंज होते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, वी कॉल इट ग्रेना। वी कॉल इट ग्रेना। अब देखो ये जो ग्रेना होता है ना, इस ग्रेना में इसके बीच वाला पार्ट है ना, तो ग्रेना की ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑप्रेस पार्ट। दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑप्रेस्ड पार्ट। और जो पार्ट बाहर की तरफ ओपन है, इस पार्ट को हम कहते हैं नॉन ऑप्रेस्ड पार्ट। दिस इज कॉल्ड नॉन ऑप्रेस्ड पार्ट। तो ऑप्रेस्ड पार्ट वो होता है जो चिपका हुआ होता है, नॉन ऑप्रेस पार्ट वो होता है, तो ऑप्रेस पार्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होता है, चिपका हुआ होता है। नॉन ऑप्रेस पार्ट वो होता है जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होता। अब आप यहां पर देखेंगे कि जो ऑप्रेस पार्ट है ना, ये फोटो सिस्टम जो सेकंड है, ये फोटो सिस्टम सेकंड हमेशा ऑप्रेस पार्ट में मौजूद होते हैं। समझते हैं यही बात को, फोटो सिस्टम सेकंड आप जहां पे भी देखेंगे, ये देखेंगे ऑप्रेस पार्ट में ही मौजूद होते हैं। तो जो ऑप्रेस पार्ट है, इसी वाले पार्ट में पाया जाता है फोटो सिस्टम सेकंड। ठीक है, दो फोटो सिस्टम पाए जाते हैं, तो हम इसे पीएस सेकंड कहते हैं, या फिर इसे पी 680 भी कहा जाता है, क्योंकि 680 नैनोमीटर लेंथ की ये जो वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करने का काम करता है, और यह हमेशा ऑप्रेस पार्ट में पाए जाते हैं। इन्हीं के साथ में फोटो सिस्टम सेकंड के साथ में, तो फोटो सिस्टम क्या है, इट्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, है ना। अब इन्हीं के साथ में ये रेड रेड आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, इनको हम बोलते हैं ओईसी। ओईसी क्या है, दिस इज ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, मैं आपको अभी बताता हूं। ये मिलके बना होता है मैंगनीज से, कैल्शियम से और क्लोराइड से। ये चीजें मिलकर के फोटो सिस्टम ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पीएस सेकंड के साथ में चिपका हुआ होता है। पीएस सेकंड या P680 एक प्रकार का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। यहां पर क्या होता है कि जब लाइट पड़ती है, तो लाइट के पड़ने की वजह से फोटोन एब्जॉर्ब करता है फोटो सिस्टम सेकंड, और वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर के ऑक्सीजन में, तो 2s2 जो मॉलिक्यूल होता है ब्रेक होता है, O2 में ब्रेक होता है, और साथ में 4 हाइड्रोजन आयंस का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब होता है ओईसी में या फोटो सिस्टम सेकंड में यहां पर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, लाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है।
इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इसे हम फोटोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं, मतलब कि लाइट की प्रेजेंस में वाटर के मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होना। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? आप देखिए, जो नॉन ऑपरेस पार्ट है, ठीक है, जो नॉन ऑपरेस पार्ट है, इस नॉन ऑपरेस पार्ट में PS1 पाया जाता है। PS1 जो होता है, इसी को हम P700 कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि PS1 700 और P लेकिन 680 पहले आता है। रीजन ये है कि ये P700 जो 700 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करता है, ये पहले खोजा गया, इसीलिए इसको PS1 फोटो सिस्टम 1 कहते हैं। ठीक है, और यहां पर क्या होता है, ये सिंपल इलेक्ट्रॉन को जंप कराने का काम करता है, ये जंप करवाने का काम करता है। I am leaving Mega after today. I will not attend the. क्या हुआ साफ पाशा, क्या हो गया? देयर इज वन मोर क्लास रिक्वायर्ड, बाकी तो सिलेबस हो गया। ठीक है, देखिए आप समझिए बात को। देखो, फोटो सिस्टम फोटोलिसिस ऑफ वाटर है ना, ऑक्सीजन इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स, हाँ P700 क्या करता है, इट पुश द इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, पुश इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फॉरवर्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन को पुश करने का सिर्फ काम करता है। यहां तक बताओ किसी को कोई डाउट हो, बोलिए भाई, एनी डाउट? इशिका, सफत, तोइबा? एनी डाउट? कोई डाउट नहीं? ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो बातें मैं समझा रहा हूं, यही चीज सेम मैंने डिक्टेट की लिखाई है, वो आपको नोट्स के फॉर्म में एज यूजुअल, जैसे बाकी 2 चैप्टर का मिल गया होगा, वैसे इसका भी आपको निष्कर्ष ही देंगे। इशिका क्लियर? यस सर। ठीक है, ग्रेट। तोइबा? यस सर। ठीक है, गुड। तोइबा, तुम्हारे भी एग्जाम हो गए या हो रहे हैं 11th के, या होंगे? सर अभी होंगे, अभी बहुत टाइम है हमें। बहुत टाइम है। किस बोर्ड से हो, किस स्कूल से हो? सर मैं कश्मीर में पढ़ती थी पहले प्राइवेट स्कूल में, हम्म, 10th तक, तो 10th के बाद वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया। कश्मीर में? जी सर। वहां तो यार एग्जाम हो जाते हैं, अभी नहीं हुए? वो 11th मैंने 10th का एग्जाम दे दिया था ना। 11th का दे दिया होगा ना, 11th का तो रिजल्ट भी आ गया होगा नहीं? नो सर, नो सर, मैं मतलब अब जो होने वाला है ना एग्जाम, अच्छा, अब उस। जो आने वाला है, ओके, उसमें तो वो जी तो सर। ठीक है, फिर तो अक्टूबर के आसपास होगा ना, सितंबर अक्टूबर के जी आसपास, सर, है ना? जी सर। हम्म, कश्मीर में, ओके। कश्मीर वैसे कश्मीर बोर्ड से लास्ट टाइम 10th में भी हमारा बच्चा टॉपर था, और नो डाउट अभी 12th का रिजल्ट आने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली वही टॉप करेगा। शब्जान नाम है उस बच्चे का। हाँ, लास्ट ईयर इज टॉपर फ्रॉम कश्मीर बोर्ड। तो कल रिजल्ट था वहाँ पे 12th का शायद से। कल रिजल्ट था 12th का? यस सर, यस सर। अच्छा, ठीक है, यस। आज मैं कांटेक्ट करूंगा।
कल रिजल्ट आया है। ओके, ठीक है। तो देखो बढ़िया से मेहनत करो, है ना? मतलब इनडायरेक्टली मैं तुम्हें भी कह रहा हूँ नेक्स्ट ईयर यू मस्ट आल्सो अटेम्प्ट टू गेट इन टॉप लिस्ट, ठीक है? यस सर। अभी और लेह लद्दाख वाले बोर्ड से भी अपने बैच में, मॉर्निंग वाले बैच में एक बच्चा पढ़ रहा है, हासपेल नाम है, वो लद्दाख बोर्ड का भी टॉपर था। तो आप लोग भी थोड़ा सा एंटाइस हो और ओके ट्राई सर। करो आप लोग भी, है ना? टॉप लिस्ट यस में सर, आने यस का। सर। ठीक है, तो जहाँ पे भी दिक्कत हो आप लोग बिल्कुल फ्रैंकली एकदम बिंदास होके पूछने का, ठीक है? यस सर। चलो, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, है ना? तो नेक्स्ट क्या है कि अब मैं आपको बताऊंगा कि फोटो सिस्टम क्या होता है, ठीक है? तो ये बात, एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, गौर से। रीजन ये है कि जितनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी ना, नीट आपके लिए उतना ही इजी होता जाएगा। अब देखो, अब देखो फोटो सिस्टम क्या होते हैं। हाँ पाशा, अब तुम ये बताओ कि तुमने अभी थोड़ी देर पहले लेफ्ट कर दिया, क्या हुआ, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत आ रही है? पाशा, बोलो भाई। देखो, अब ये क्या है, फोटो सिस्टम है जो मैंने आपको अभी बताया ना, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो ये बने किस चीज से होते हैं, अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या होता है ना, ये रिएक्शन सेंटर है। ये जो डार्क ग्रीन कलर का है ना, इसको अपन बोलते हैं रिएक्शन सेंटर। ये मेनली क्या होता है, ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। अब अगर फोटो सिस्टम 1 होगा तो ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करने का काम करेगा। अगर फोटो सिस्टम 2 होगा तो 618 नैनोमीटर की लाइट को रिसीव करने का ये फोटो सिस्टम है। इसके किनारे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये इनको हम एंटीना पिगमेंट बोलते हैं। ये मेनली होते क्या है, दे आर कैरोटिनॉइड पिगमेंट, कैरोटिनॉइड पिगमेंट, क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, हाँ एक मिनट होल्ड करना जरा। देखिए, अब क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है ना? तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 1 और जो फोटो सिस्टम 2 है आपका, इसमें सिर्फ डिफरेंस एक ही चीज का है, दैट इज द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, है ना? तो ये जो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल है, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल तो रिएक्शन सेंटर पे होता है, और क्लोरोफिल जो बी मॉलिक्यूल होता है, वो क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, ये आपका एंटीना पिगमेंट होता है। ये सब क्या करते हैं कि ये कैरोटिनॉइड पिगमेंट और क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल, ये सब अलग अलग से लाइट को रिसीव करते हैं। लाइट को रिसीव करके फाइनली रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचाते हैं, जो कि एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। यहां पर क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, समझिए मेरी बात को, यहीं पे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, और यहां पर होने क्या वाला है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है। तो जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है तो दो चीजों में ब्रेक होता है, इसमें एक 2H पॉजिटिव में और प्लस दूसरा ऑक्सीजन में। अब क्या होता है, साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जंप करके, है ना, तो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल एनर्जी देता है, जिससे वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले।
इन इलेक्ट्रॉनों को रिसीव करने का जो काम करता है उसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम करेगा। रिएक्शन सेंटर, क्लोरोफिल और प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दोनों को मिला करके हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको इसका जो मतलब राइटिंग पार्ट है वो तो आपको मिल ही जाएगा, है ना, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, आप समझिए, ये हो गया हमारा रिएक्शन सेंटर वाला पार्ट। तो ये हो गया फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2। अब देखो इलेक्ट्रॉन, एक मिनट होल्ड करना है। अब देखिए यहां पर क्या होगा कि ये रिएक्शन सेंटर जो होते हैं, अब यहां पे जेड स्कीम क्या होती है, या अब आपको मैं बताऊंगा कि जेड स्कीम क्या होती है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, थोड़ा गौर से समझिएगा। जेड स्कीम, थोड़ा गौर से समझिएगा जैसे मैं समझा रहा हूं। देखो, फोटो सिस्टम पाया कहा जाता है, ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है ना, मेरे हिसाब से। और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिएगा। अब देखो, दोनों ही मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत ध्यान समझना, ये जेड स्कीम इन जनरल यही रिएक्शन चलती है नॉर्मली। अब होता क्या है, सबसे देखो, ये ऊपर की तरफ जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के लेवल का ग्राफ है ना। ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट करता है कि हायर एनर्जी, ऊपर की तरफ एनर्जी हाई होती है। अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो मतलब एनर्जी हाई होती है। अब क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल, जिसको हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ओईसी जो होता है, लाइट गिरी P680 के पास गई, मतलब कि हम लोग बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम सेकंड की। लाइट इसके पास गई, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ये मैंगनीज का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने से 2 इलेक्ट्रॉन निकले। रिएक्शन सेंटर से एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इसमें बहुत हाई एनर्जी होती है। इसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का काम करता है फियोफाइटिन, जिसको कि हमने बोला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फियोफाइटिन से एक दूसरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होता है, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन को ले लेता है प्लास्टोक्यूनिन, पी क्यूब जिसको बोलते हैं। प्लास्टोक्यूनिन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो यहां पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अभी आप हाइड्रोजन के चक्कर में मत पड़िएगा। अब क्या होता है, B6F, ये इलेक्ट्रॉन, अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे इन साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन पास होता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती आ रही है, इसीलिए ग्राफ नीचे की तरफ आता जा रहा है। पहले ग्राफ ऊपर की तरफ गया, हाई एनर्जी, उसके बाद एनर्जी कम होती आ रही है। अब आया प्लास्टोसाइनिन के पास में। प्लास्टोसाइनिन को हम लोग PC कहते हैं, प्लास्टोक्यूनिन को हम लोग बोलते हैं प्लास्टोक्यूनिन को हम लोग बोलते हैं PQ कहते हैं। अब देखो, प्लास्टोसाइनिन ने P700 मतलब फोटो सिस्टम 1 को इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी मेम्ब्रेन में अवेलेबल है। इसने भी लाइट को रिसीव किया, लेकिन यहां वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होता है। क्यों? इसको करना भी नहीं है, इलेक्ट्रॉन तो इसको पहले से प्लास्टोसाइनिन ने दे दिए, तो इसको वाटर से इलेक्ट्रॉन नहीं लेने। अब क्या हुआ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये प्लास्टोसाइनिन से लिए, और बाहर से जो एनर्जी एब्जॉर्ब की अपने रिएक्शन सेंटर में, उससे इलेक्ट्रॉन को फिर से एनर्जी दे दी, इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। इसके बाद ये जाता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के पास में, वही फोटो सिस्टम सेकंड का जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। उसके बाद ये जाता है फिलोक्यूनिन में, है ना।
फिलोक्यूलिन के बाद ये फेरिडॉक्सिन में जाता है। फेरिडॉक्सिन एक तरह की फ्लेवोप्रोटीन है और फेरिडॉक्सिन के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दे दिए जाते हैं किसको, एनएडीपी को। एनएडीपी इलेक्ट्रॉन को लेकर के एनएडीपी से एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करता है। तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन निकला किससे, तो वाटर से निकला, और फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर कौन है, एनएडीपीएच फाइनल इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है। दिस इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां पे इस पूरी रिएक्शन को हमने लाइट रिएक्शन कहा। इस लाइट रिएक्शन में अब क्या होता है, जो भी बना, क्या एटीपी बना और एनएडीपीएच। बता देता हूं आपको, 1 NADPH इज इक्वल टू 3 ATP, 3 ATP के बराबर होता है, राइट। तो NADPH और ATP दोनों ही जो बने हैं लाइट रिएक्शन में, इनका यूज कैल्विन साइकिल में होता है। कैल्विन साइकिल क्या है, इट्स अ डार्क रिएक्शन, इट्स अ डार्क रिएक्शन। और यहां पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है। एनी डाउट बताइए। इसको हम जेड स्कीम बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी ग्राफ है वो जेड की तरह दिखाई देता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट जेड स्कीम। बोलिए भाई, एनी डाउट? किसी को भी किसी तरह का डाउट बताइए। चलिए बढ़िया है। तो सबको समझ में आ गया, जेड स्कीम क्लियर हो गई पक्के से? क्लियर भाई? चलिए बहुत अच्छा है, अगर आपको जेड स्कीम समझ में आ गई है ना, तो आप याद रखिएगा यहां पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन गए कैल्विन साइकिल में। ठीक है, मैं इसको हटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? देखो इससे बढ़िया कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। मैं बहुत सोच समझ के आपके लिए डायग्राम्स निकाल के रखता हूँ, है ना। और आपने एक बारी, अगर आपको ये आपके दिमाग में एक बार इसका इंप्रेशन पड़ गया, सही से आपने इसको वो कर लिया, तो समझ लिया, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको इसका ऐसे स्क्रीन से हटा रहा हूँ। अब क्या है, ये हो गया। नेक्स्ट इज, हाँ, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नॉन साइक्लिक, यहाँ पे नॉन साइक्लिक। इस रिएक्शन को हम जेड स्कीम या साइक्लिक इसलिए बोलते, नॉन साइक्लिक इसलिए बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वाटर के मॉलिक्यूल से निकला, फोटो सिस्टम 1 में गया, फोटो सिस्टम 2 में गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एनएडीपीएच के पास। मतलब साइकिल कंप्लीट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन एक एंड से निकल गया, जिसने दिया, जो डोनर था वाटर मॉलिक्यूल, और एक एंड ने रिसीव कर लिया, जो कि दूसरा आपका कौन था, आपका एनएडीपीएच था, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन कोई रिसीव ना करे, अगर एनएडीपी वहां पे मौजूद नहीं है इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन फिर से वापस आ जाएगा। उसको हम लोग नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। समझिएगा। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, सॉरी, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए भाई लोगों, दिख रहा है ये नॉन साइक्लिक, तो मैंने आपको समझा दी। क्या होता है, जब यहाँ पर NADPH मौजूद नहीं होता है ना, तो NADPH जब मौजूद नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, फेरिडॉक्सिन के पास गया, कहाँ से गया, यहाँ से गया, P फोटो सिस्टम 1 से, मतलब P700 से इलेक्ट्रॉन गया, और P700 से सर ये कौन पॉसिबल है। देखो क्या होता है ना, कि जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स नहीं हो रही होती, समझना बात को, दिन के समय में बहुत सारे प्लांट में स्टोमेटा उनके बंद रहते हैं। अब जब इनके स्टोमेटा क्लोज हो गए, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो आ नहीं रही। जब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ रही है, तो डार्क रिएक्शन नहीं चलेगी। क्यों, डार्क रिएक्शन को चलने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। अब जब डार्क रिएक्शन नहीं चल रही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिसीव की जा रही है ना, डार्क रिएक्शन नहीं चल रही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिसीव की जा रही, तो जब डार्क रिएक्शन नहीं चल रही, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिसीव की जा रही, तो NADPH की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब NADPH की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो NADP बनेगा नहीं।
जब उसकी जरूरत नहीं तो नहीं बनेगा। अब जब नहीं बनेगा तो वो मौजूद नहीं है, और जो मौजूद नहीं है तो साइक्लिक, अब इलेक्ट्रॉन लाइट तो लगातार पड़ रही है, तो क्या होगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा। कैसे इलेक्ट्रॉन चलेगा? साइक्लिक रिएक्शन। कौन से प्लांट है? ज़ीरोफिटिक प्लांट, जो डे टाइम पे अपने स्टोमेटा को क्लोज करके रखते हैं। तो उनमें डे में एनएडीपीएच नहीं मिलता, नहीं बनता है। जब एनएडीपीएच नहीं रहो मौजूद होगा तो कैसी रिएक्शन चलेगी? साइक्लिक। तो ये बात क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर। ठीक है ना? और जब स्टोमेटा खुले तो नॉर्मल प्लांट जो हमारे होंगे उनमें क्या होगा? नॉन साइक्लिक चलेगी। ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर जो साइक्लिक होता है, यहाँ पर ये फेरेडॉक्सिन के पास में आया, फिर साइटोक्रोम B6F के पास आया, एटीपी बना और यहाँ प्लास्टोसाइनिन में चला गया। साइक्लिक में एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, एटीपी कम बनती है। क्यों? यहाँ पर सिर्फ 2 एटीपी बने और वहां पर कितना बन रहा था? 2 एटीपी बन रहा था और साथ में एक एनएडीपीएच मॉलिक्यूल इज इक्वल टू कितने बन रहे थे टोटल एटीपी? 5। क्लियर है ना? तो नॉन साइक्लिक में एनर्जी ज्यादा बनती है। डन? बोलो भाई, डन या कोई डाउट? ठीक है। अब देखिए, अब आती है कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे चलती है, समझिए बात। जहां पर आपको ना समझ में आए एकदम बिल्कुल बिंदास होकर के पूछिए। मैं आपको चाहता हूं कि आप हर कॉन्सेप्ट को आप विजुअलाइज करो, आप उसको इतने ध्यान से समझो कि आपको बिल्कुल आपके आंखों के सामने उसका इमेज इमेज क्रिएट हो जाए जब भी आप उसको याद करें। राइट? ठीक है? तो देखिए, अब क्या होता है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है ना? ये आपको थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, है ना? साफ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इमेज एक्चुअली थोड़ी छोटी थी, लेकिन ये इमेज अच्छी है। इलेक्ट्रॉन तो आप क्योंकि आप चीजें समझ गए हैं तो आप समझ लोगे। देखो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है? अब लाइट आई, आप देखो ये फोटो सिस्टम सेकंड है, मैं लिखता जाता हूँ क्योंकि आपको नहीं दिख रहा होगा। फोटो सिस्टम सेकंड, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ। जब वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन निकला और देखो यहाँ पर दिखा है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकले, है ना? तो ऑक्सीजन तो निकल गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे? प्लास्टोक्यूनिन में। जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनिन देता है साइटोक्रोम B6F, इसको ऐसे लिखते हैं CYT B6F, तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसको मिले। अब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कहां से? बाहर क्या है? स्ट्रोमा है ना? तो देखो बाहर क्या है, ये देखो स्ट्रोमा है ना? तो बाहर स्ट्रोमा है, यहां से 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ल्यूमेन के अंदर, मतलब कि ल्यूमेन क्या हुई? ये आपका थैलाकॉइड हो गया, ये बाहर मेम्ब्रेन है और इसको हमने कहा ल्यूमेन। इस ल्यूमेन के अंदर 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसने पंप इन कर दिए। ठीक है? तो जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के पास गया, इसने 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल पंप इन कर दिए। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन के पास गया। प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन देता है फोटोसिस्टम 1 को, PS1 को। PS1 के पास जब इलेक्ट्रॉन गए, है ना? तो इसके बाद फिर फेरिडॉक्सिन के पास में, फेरिडॉक्सिन से NADPH के पास में और NADPH ने इलेक्ट्रॉन फाइनली दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन इन साइटोक्रोम से पास होते हैं, साइटोक्रोम मॉलिक्यूल से, तो साइटोक्रोम मॉलिक्यूल क्या है? साइटोक्रोम मॉलिक्यूल क्या है? दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन से बने हुए कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। जब इनसे इलेक्ट्रॉन पास होता है तो ये बाहर से हाइड्रोजन लेके अंदर हाइड्रोजन पंप कर देते हैं। अब ये हाइड्रोजन आयन बहुत ढेर सारे हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया कहां? ल्यूमिन के अंदर। और लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हो गया कहां पे? क्लोरो, ये क्या दिया गया? क्या दिया है? क्लोरोप्लाज्म दिया है ना? मतलब कि स्ट्रोमा में लो हाइड्रोजन।
अब हाइड्रोजन बाहर निकलना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, लेकिन हाइड्रोजन तो कहीं से लीक हो ही नहीं सकते। हाइड्रोजन के लीक होने की सिर्फ एक ही जगह है, ये जो दिया हुआ है एटीपी सिंथेज एंजाइम। क्या है? एटीपी सिंथेज एंजाइम। इससे हाइड्रोजन लीक होते हैं। जब इससे हाइड्रोजन लीक होते हैं तो एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एडीपी से एटीपी बनता है और ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट होने के सिस्टम को हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, ईटीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चलने की वजह से जो हाइड्रोजन आयन इकट्ठा हुए, इन हाइड्रोजन आयन के लीक होने की वजह से जो एटीपी बन रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेटिक थ्योरी। सिंथेटिक थ्योरी। तो कीमोसिंथेटिक थ्योरी इज फॉर्मेशन ऑफ द एटीपी, मींस केमिकली एटीपी का बनने की जो प्रोसेस है, और वो कैसे बनती है? हाइड्रोजन की पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से बनती है। सो दैट इज कॉल्ड कीमोसिंथेटिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन और कीमोसिंथेटिक थ्योरी समझ में आई? बताओ बेटा, बताइए। किसी को डाउट हो कहीं पे भी पूछिए फ्रैंकली। बताएं भाई। एनी टाइप ऑफ डाउट बताइए। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी। कोई डाउट नहीं? इशिका Yes, क्लियर? sir. Yes, सफा, sir. तोयबा? यस सर, क्लियर है सब। ओके ग्रेट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का एक और डायग्राम दिखा देता हूं, दैट विल बी मोर क्लियर, है ना? देखो एनिमल प्लांट फिजियोलॉजी से बच्चे बिना मतलब डरते हैं, नीट वाले सभी बच्चे डरते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट। सिर्फ जरूरत ये है कि आप चीजों को 100% समझ जाए। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। छोड़ो, गंदा है पूरा, क्लियर नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं C3 साइकिल में, कैल्विन साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन C3 साइकिल, कैल्विन। अब देखो ये तो थी लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है? लाइट रिएक्शन हमारी होती है किस जगह पे? तो लाइट रिएक्शन हमारी होती है ग्रेना में। अब डार्क रिएक्शन आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स करना, वो स्ट्रोमा में। अब देखो जो एटीपी बने हुए थे कहाँ पे? फोटोसिंथेसिस में। जो लाइट रिएक्शन में जो NADPH बने थे लाइट रिएक्शन में, उन सब का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो गया, सभी का यहाँ पे यूज हो गया, है ना? कब? कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर। अब देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आती है, उसको लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को लेकर के। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल है वो एक कार्बन का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर समझते जाइएगा, ये जो जो लिखा हुआ है ना, मैं जो जो बताते जाऊँ बस उसी को समझिएगा। तो मैं कुछ चीजें यहाँ पे हाइड कर देता हूँ जो कि विच इज नॉट रिक्वायर्ड। ये दिया हुआ है एक्चुअली क्या है ना, कि एक बार जब ये साइकिल चलती है तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे टोटल 6 बार साइकिल दे रखी है, क्योंकि 6 ग्लूकोज में 6 मॉलिक्यूल होते हैं। तो एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस साइकिल को 6 टाइम चलना होगा। ठीक है? थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा है।
नाउ इट्स परफेक्ट। देखो अब यहाँ पर क्या होता है कि रेबुलोज बाइफॉस्फेट आप देखते हैं आरयूबीपी एक कंपाउंड है। ये क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करने का काम होता है। सो दिस इज प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर, है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो कितने मॉलिक्यूल से बना है, ये जो पर्पल वाले हैं ये कार्बन के 5 कार्बन के मॉलिक्यूल और 2 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल। रेबुलोज बाइफॉस्फेट है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाता है। तो कितने कार्बन हो गए, एक कार्बन किसका हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का, और 5 ये कितने हो गए, 6 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये 6 कार्बन टोटल 6 कार्बन मॉलिक्यूल हो गए। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल ये क्या मिलकर के एक 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं किसके, 3C कंपाउंड के। ये 3C कंपाउंड क्या है, फॉस्फोग्लिसरेट। तो फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। तो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन ये 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो एक आरयूबीपी रेबुलोज बाइफॉस्फेट और एक कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों मिलकर के 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। अब होता क्या है, इस रिएक्शन को कैटलाइज करने का, आरयूबीपी रेबुलोज बाइफॉस्फेट और कार्बन डाइऑक्साइड को मिला करके इस रिएक्शन को कराने के लिए एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। रूबिस्को इस अर्थ में पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम है। रूबिस्को की खास बात क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों के साथ एसोसिएट हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं इस एंजाइम को रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज एंजाइम, है ना। रूबिस्को रेबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज एंजाइम, रूबिस्को कहते हैं। अब ये क्या होता है, रूबिस्को ये 2 मॉलिक्यूल में बन जाता है, 3C कंपाउंड में बन जाता है। अब एटीपी से एडीपी ब्रेक होती है, कहां से आई, लाइट रिएक्शन से आई। NADPH NADP में कन्वर्ट हो जाता है, कहां से आया, लाइट रिएक्शन से आया। और इसके बाद क्या होता है, फॉस्फेट पीजीए फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है आपका, ये पीजीए कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, G3P में। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, तो 2 मॉलिक्यूल बनते हैं ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, G3P के। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक कार्बन का मॉलिक्यूल निकल जाता है, कहाँ चला जाता है, ग्लूकोज को बनाने के लिए, है ना। तो ग्लूकोज को C6H12O6 बनाने के लिए एक कार्बन का मॉलिक्यूल इसने दे दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पर टोटल कितने मॉलिक्यूल थे, 6 मॉलिक्यूल थे। तो 6 मॉलिक्यूल में इसने क्या किया, एक मॉलिक्यूल दे दिया, और क्या बन गया, ये बन गया रेबुलोज फॉस्फेट बन गया, है ना। तो रेबुलोज फॉस्फेट दोबारा बन गया, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल बने। अब क्या हुआ, एटीपी से एडीपी लिया, एक और फॉस्फेट जोड़ लिया, रेबुलोज बाइफॉस्फेट बन गया। इस तरह से चेन लगातार चलती रहती है, और एक बार जब केल्विन साइकिल बनती है तो एक कार्बन का मॉलिक्यूल डोनेट कर देती है। इस तरह से जब 6 बार कार्बन केल्विन साइकिल चलती है तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स हो जाते हैं और वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये प्रोसेस चलती कहाँ पे, इसको केल्विन मेल्विन ने खोजा था, इसीलिए इसको हम लोग केल्विन साइकिल कहते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन है क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को चलने के लिए लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नो लाइट रिक्वायर्ड, light is not required over here, right? And the next important thing is that it takes place in the stroma, so it goes on in stroma, right? बताइए, कोई डाउट? देखिए कहीं पे भी डाउट हो पूछिए, तोयबा, शफत, इशिका, कहीं पे भी डाउट। इशिका क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, तोयबा क्लियर नहीं हुआ अभी, नॉट क्लियर? तोयबा बताओ कहाँ दिक्कत है? मतलब था, आपने बोला डाउट नहीं है किसी को, मैंने बोला नो सर। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे लगा ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने? जी सर, ले लिया। ठीक है, ग्रेट। अब देखो मेरी बात को फिर से ध्यान से समझिएगा। कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें
अभी क्या है कि ये रिएक्शन चल कहाँ रही है, वो बहुत गौर से समझिएगा, आपको बिल्कुल ईज़ी लगेगा अगर आप मेरी बात को समझ गए, जो मैं कहना चाहता हूँ। अब क्या है, अब बात ऐसी है कि ये ग्रीन लीव्स है। हमने प्लांट की एनाटॉमी पूरी पढ़ रखी है। इन ग्रीन लीव्स में हमने ये देखा था कि ऊपर ये हमारी एपिडर्मिस वाली सेल थी और इसमें यहां पर क्या है, मीज़ोफिल सेल है ना? इन सेल को हम बोलते हैं मीज़ोफिल सेल। इन मीज़ोफिल सेल में हमेशा क्या होता है, दोनों रिएक्शन चलती हैं। इन्हीं के अंदर क्लोरोप्लास्ट हैं। इन मीज़ोफिल सेल में ये क्या है, ये छोटे-छोटे क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में लाइट रिएक्शन भी चल रही है और डार्क रिएक्शन चल रही है। और इस पूरी रिएक्शन में जो सबसे पहले कंपाउंड बनता है, वो 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड है, इसीलिए इसको हम C3 साइकिल भी कहते हैं। तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्स होने से, वो क्या है, 3C कंपाउंड, इसलिए हम इसको C3 साइकिल बोलते हैं। केल्विन ने खोजा इसीलिए केल्विन साइकिल बोलते हैं। ठीक है? डार्क में होती है इसलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं, लाइट नहीं चाहिए इसलिए डार्क रिएक्शन बोलते हैं, स्ट्रोमा में होती है। राइट? अब दूसरी बात क्या है? कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनमें लाइट रिएक्शन भाई साहब अलग चलती है और डार्क रिएक्शन अलग चलती है। अब हमने ये पढ़ा हुआ था कि किसी को डाउट हो कहीं पर तो बिल्कुल पूछिएगा, क्योंकि आज आपने मिस कर दिया तो आपको दोबारा इतने अच्छे से कभी समझ में नहीं आएगा। मैंने आपसे बताया था कि अगर हम लीफ की एनाटॉमी देखते हैं तो हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ पाई जाती है मीजोफिल सेल, है ना, जिनमें लाइट पड़ती है और फोटोसिंथेसिस होती है, ये मीजोफिल सेल। वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ कुछ और सेल्स पाई जाती हैं जो कि डार्क कलर की होती हैं और बहुत हार्ड होती हैं। तो वैस्कुलर बंडल के चारों तरफ इस तरह से कुछ सेल्स पाई जाती हैं। ये सेल्स क्या करती हैं कि ये डेड होती हैं और ये बहुत ही टफ होती हैं। इनको हम लोग बोलते हैं बंडल शीथ सेल। याद आया? बंडल शीथ सेल याद है ना? बंडल शीथ सेल के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। अब देखिए, इन प्लांट में क्या होता है, ये कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें भाई साहब लाइट रिएक्शन चलती है मीजोफिल सेल में और डार्क रिएक्शन चलती है कहां पर, बंडल शीथ सेल। ठीक है? तो मतलब C3 मतलब कि यहां पे फोटोलिसिस यहां पे होती है, वाटर यहां पे ब्रेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहां पे फिक्स होती है। इनमें सबसे पहला कंपाउंड जो बनता है वो 4 कार्बन वाला होता है, इसीलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। ठीक है? इन प्लांट को C4 प्लांट बोलते हैं। ठीक है? और इस साइकिल को C4 साइकिल कहते हैं। क्लियर है? रिएक्शन वही होती है, लाइट रिएक्शन चलती है मीजोफिल सेल में और डार्क रिएक्शन चलती है बंडल शीथ सेल में। कोई डाउट C4 प्लांट में? समझ आया ना C4 प्लांट में कैसे होता है? C3 प्लांट उनको बोलते हैं जिनमें मीजोफिल सेल में दोनों रिएक्शन हो, डार्क और लाइट। C4 प्लांट उनको बोलते हैं जिनमें मीजोफिल सेल में लाइट रिएक्शन होती है, मतलब कि वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और डार्क रिएक्शन होती है बंडल शीथ सेल में जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। क्लियर? क्या मतलब हुआ? C3 प्लांट में रुबिस्को पाया जाएगा मीजोफिल सेल में और C4 प्लांट में रुबिस्को पाया जाएगा कहां पे, बंडल शीथ सेल। ठीक है, अब मैं आपको C4 साइकिल बताने वाला हूं। देखिए, C4 साइकिल में क्या होता है, देखो, कार्बन डाइऑक्साइड आई कहां, मीजोफिल सेल में। मीजोफिल सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में आई, पकड़ी गई, ट्रैप की गई। यहां पर एक एंजाइम है, उसको बोलते हैं पीपी, जो कि C3 में नहीं होता, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। मैं लिख देता हूं यहां पे, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है और सबसे पहले किसमें कन्वर्ट कर देता है, ऑक्जेलो एसीटेट में, OAA में। पहला कंपाउंड 4 कार्बन से बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं ऑक्जेलो एसीटेट। ये 4 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, इसलिए इसको C4 साइकिल बोलते हैं। ऑक्जेलो एसीटेट चला जाता है कहां पे, अंदर चला जाता है, कहां पे चला जाता है, ये चला जाता है बंडल शीथ सेल में।
बंडल शीथ शेल में जाकर के वहां पर ये फिर से ब्रेक हो जाता है ऑक्सैलोएसीटेट, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड केल्विन साइकिल में चल जाती है। तो यहां पर C3 साइकिल यहां चल रही है, कहां पे? बंडल शीथ शेल के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज कर दिया, डिकार्बोक्सिलेशन हो गया और C3 साइकिल चलने लगा। और ये जो C3 एसिड है ना, जो 3 कार्बन, तो 4 कार्बन से बना हुआ था, एक दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दिया, एक कार्बन निकाल दिया। अब 3 कार्बन में फिर से बन गया, ये ट्रांसपोर्ट होकर के दोबारा से C3 एसिड कहां पे? फॉस्फेनॉल पाइरुवेट पे कन्वर्ट हो जाता है और ये वापस कहां पे आ जाता है? मेसोफिल सेल। इस तरह से साइकिल चलती रहती है। ठीक है? तो पीपी का काम क्या होता है? पीपी का काम होता है मेसोफिल सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना, पकड़ के ले गए कहां पे? बंडल शीथ शेल में, वहां दे करके वापस फिर से आ जाना। इस तरह से लगातार पीपी जाता है और वापस आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड देकर के। और C3 साइकिल, C4 प्लांट में C3 साइकिल कहां चलती है? बंडल शीथ शेल में। वहां पे कहां पे चल रही थी? मेसोफिल सेल। डन? ओके, ठीक है। वन लास्ट थिंग, दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन ये थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, इनफैक्ट नॉट दैट मच टफ। मैं बताता हूँ फोटो रेस्पिरेशन होता है। अभी मैंने आपको एक एंजाइम बताया, रूबिस्को। दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एंजाइम रूबिस्को। रूबिस्को के साथ एक दिक्कत है, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाए, है ना, तो जो रूबिस्को होता है, रूबिस्को, तो आपने देखा होगा नॉर्मली ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कितना होता है? 21% O2 पाई जाती है हमारे एटमॉस्फेयर। अगर ये O2 का लेवल 23 से 25% बढ़ जाए, तो क्या होता है? रूबिस्को, कायदे से रूबिस्को किसके साथ अटैच होता है? रूबिस्को है रुबिलुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज। तो नॉर्मली ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है। लेकिन जब ये कंडीशन आ जाएगी तो रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है? अब ये समस्या वाली बात है। तो जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो रूबिस्को क्या होगा? ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाएगा। अब ये क्या करेगा? 2 चीज बनाएगा। अभी नॉर्मली जब ये कार्बन डाइऑक्साइड से ये रिएक्ट कर रहा था, तो हमने देखा था 2 मॉलिक्यूल जो बन रहे थे, ये बन रहे थे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, फॉस्फोग्लिसरेट के, है ना? अब क्या होगा जब ये ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाएगा, तो एक मॉलिक्यूल तो बनाएगा फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का और दूसरा मॉलिक्यूल बना देगा किसका? फॉस्फोग्लाइकोलेट का। तो मतलब एक मॉलिक्यूल का नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड तो केल्विन साइकिल में काम करता है। ये देखो, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड केल्विन साइकिल में काम करता है, लेकिन फॉस्फोग्लाइकोलेट केल्विन साइकिल में काम नहीं कर पाता है। अब क्या होगा? ये फॉस्फोग्लाइकोलेट चला जाता है कहाँ? पैराक्सिसोम। फॉस्फोग्लाइकोलेट ये ग्लाइकोलेट के फॉर्म में पैराक्सिसोम में गया। पैराक्सिसोम में जाने के बाद ग्लाइकोलेट ग्लाइऑक्सिलेट में कन्वर्ट हो गया, फिर ग्लाइसिन में कन्वर्ट हो गया। ग्लाइसिन चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइसिन माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है, जिससे कि इन प्लांट्स में जिनमें ये रिएक्शन हो रही होती है, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रिलीज होता है। अब ग्लाइसिन कन्वर्ट हो गया सेरीन में। सेरीन फिर से वापस आया पैराक्सिसोम में। सेरीन कन्वर्ट हो गया पैराक्सिसोम के अंदर ग्लाइकोलेट में, सॉरी ग्लिसरेट में। ग्लिसरेट फिर फॉस्फोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट हो गया और फिर से साइकिल में दोबारा से एंट्री कर जाता है। लेकिन इसकी वजह से अप्रॉक्सीमेटली जब इस प्रोसेस को हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसकी वजह से 25% प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और ग्लूकोज का बनना कम हो जाता है। इस ड्रॉबैक को, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब बताओ क्लियर है कि नहीं, और डाउट हो तो पूछे कहीं पे भी। तो फोटो रेस्पिरेशन में 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, पैराक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। बोलिए भाई। शफत, इशिका, तोयबा, तीनों लोग बताओ समझ आया कि नहीं आया?
ग्रेट। इशिका क्लियर बेटा? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हाँ है। बताओ बताओ क्या बोल रहे हैं, फिर से तेज से थोड़ा। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन? हाँ श्योर। देखो मैंने आपसे बताया कि इन जनरल C3 साइकिल चलेगा प्लांट में या C4 साइकिल चलेगा। दोनों में क्या होगा, फर्क सिर्फ इतना है, C3 साइकिल में मेसोफिल सेल में रुबिस्को मौजूद है और C4 में बंडल शीथ में। दोनों ही कंडीशन में रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से कनेक्ट करता है और रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से मिल करके दो मॉलिक्यूल बनाता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, जो कि केल्विन साइकिल में काम करते हैं, चलते हैं। लेकिन जब कभी कार्बन डाइऑक्साइड, ये नॉर्मल रिएक्शन है जब कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में नॉर्मली एट 21%, लेकिन जब एटमॉस्फेयर में इसका लेवल बढ़ जाता है, इसका CO2 का, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, CO2 के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ गया, तो ऑक्सीजन होनी तो चाहिए 21%, लेकिन 23 to 25%, 2 से 3% जब ऑक्सीजन बढ़ जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है, रुबिस्को सिर्फ CO2 से नहीं रिएक्ट करता, रुबिस्को ऑक्सीजन से भी रिएक्ट कर जाता है। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है तो एक मॉलिक्यूल बनता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, PGA का, जो कि एक साइकिल में एंटर कर जाता है। दूसरा मॉलिक्यूल नहीं बनता है PGA का, दूसरा मॉलिक्यूल PGA बनने के बजाय फॉस्फोग्लाइकोलेट बन जाता है, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इसको हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। अब ये फॉस्फोग्लाइकोलेट दोबारा साइकिल में एंटर करेगा, लेकिन इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये फॉस्फोग्लाइकोलेट क्लोरोप्लास्ट से निकल के चला जाता है पराक्सीसोम में, ग्लाइकोलेट पे कन्वर्ट होता है, फिर ग्लाइऑक्सिलेट पे कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है, ग्लाइसिन चला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ग्लाइसिन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, जिससे कि जिन प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हो रही होती है वो नॉर्मल प्लांट के कंपैरिजन में CO2 ज्यादा रिलीज करते हैं। अब ग्लाइसिन से सीरीन में कन्वर्ट हो गया, सीरीन वापस आया पराक्सीसोम में, फिर ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया और ये केल्विन साइकिल में दोबारा से फिर से एंटर कर जाता है। तो ग्लाइकोलेट इतनी लंबी साइकिल ट्रेवल करने के बाद, लेकिन इस पूरी प्रोसेस के होने के बाद 25% प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। अगर नॉर्मल कंडीशन में कोई प्लांट 100 ग्राम बनाता है ग्लूकोज, तो अगर उसमें फोटो रेस्पिरेशन होने लगेगा तो वो 75 ग्राम ही बनाएगा, तो इससे प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। आप बताओ, क्लियर ऋषिका? यस सर। ठीक है। अब देखो ये जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है ना, ये C3 प्लांट में ही होती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मेसोफिल सेल में एंटर कर सकती है, जहां पर क्या मौजूद है, रुबिस्को। C4 प्लांट ज्यादा एडवांस है, उनमें ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भाई साहब वहां पे ऑक्सीजन की एंट्री अलाउड ही नहीं। कहां पे? रुबिस्को जहां मौजूद है वहां पर ऑक्सीजन की एंट्री ही नहीं अलाउड है। रुबिस्को कहां मौजूद है? बंडल शीथ सेल। और बंडल शीथ जो सेल हैं वो ऑक्सीजन के लिए क्या है, इम्परमेबल। तो C4 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल नहीं है, C3 साइकिल में फोटो रेस्पिरेशन पॉसिबल है। इसका मतलब C4 साइकिल ज्यादा इवॉल्व साइकिल है, या C4 प्लांट अगर देखा जाए टेक्निकली तो ज्यादा इवॉल्व प्लांट है इन कंपैरिजन टू C3 प्लांट। हमें क्लियर? क्लियर है भाई लोगों? बोलो बोलो बोलो। बोलिए भाई। क्लियर? ओके ग्रेट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस। ये थी आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, है ना। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। नोट्स एज यूजुअल जो भी मैंने आपको बताया सेम थिंग आई हैव डिक्टेटेड, और वो जॉट डाउन है नोट्स के फॉर्म में, और वो आपको निष्कर्ष आपको दे देंगे। ठीक है। देयर आर 2 मोर चैप्टर, उसमें से नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रेस्पिरेशन है, छोटा चैप्टर है, रेस्पिरेशन भी पढ़ लेते हैं। देखो
रेस्पिरेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ग्लाइकोलिसिस और दूसरा क्या है हमारा ट्राई कार्बोक्सिलिक टीसीए साइकिल जो चलता है ना, और द नेक्स्ट थिंग इज दैट टीसीए साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। देखो, तो सबसे पहले हम लोग जो आते हैं, सबसे पहली बात को समझते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, रेस्पिरेशन क्या चीज है? तो रेस्पिरेशन क्या चीज है, रेस्पिरेशन होता क्या है? रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, हम लोग एनिमल में भी पढ़ चुके हैं, जिससे हमको एनर्जी मिलती है। हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं एनिमल में, है ना, एनिमल फिजियोलॉजी में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन दो तरह के होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक। तो रेस्पिरेशन में नॉर्मली जलता क्या है, वो बर्न होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो हम आप ग्लूकोज खाते हैं और ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बर्न होता है। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, ये हमारी हो गई सेल, है ना। हमने माना कि ये हो गई भाई साहब हमारी सेल, ठीक है। और सेल के अंदर क्या है, सेल के अंदर यहाँ पर भरा हुआ है जो जेल जैसा सब्सटेंस है, उसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म, है ना। अब क्या होता है, ये ग्लूकोज सेल में एंटर करता है और ये जो ग्लूकोज है ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। 6 कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल, इसको ब्रेक कर दिया जाता है 2 कार्बन से मॉलिक्यूल, 2 कार्बन से बने हुए 2 मॉलिक्यूल्स में। उसे कहते हैं क्या है, पाइरूवेट, है ना। इस ब्रेक करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो इसको ब्रेक करने की प्रोसेस है, इसे हम लोग भाई साहब कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रही है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस आपकी चल रही है कहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, चलिए दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ जिससे आप थोड़ा सा ध्यान दें। ये ग्लाइकोलिसिस है, और तो मैंने आपसे बताया कि इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज एक 6 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड 3 कार्बन से बने हुए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में जनरेट होती है क्या, 8 एटीपी यहाँ पे जनरेट होते हैं टोटल। तो मतलब एनर्जी भी जनरेट होती है, ठीक है। और ये चलती कहाँ पे, यहाँ पे तो प्रोटोप्लाज्म है, तो ये साइटोप्लाज्म में चलती है। अब क्या है, इसके अंदर सेल के अंदर एक और चीज है भाई लोगों, जिसको आप कहते हो माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो इस सेल के अंदर एक और चीज है जिसे आप कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ होता है, इसमें अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्रिस्टी कहते हैं, इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। अच्छा, इसे आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि ग्लाइकोलिसिस की साइकिल चले? रीजन ये है कि ग्लूकोज डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री नहीं कर सकता। तो ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंट्री करने के लिए किसमें कन्वर्ट होना पड़ेगा, पाइरुवेट। तो ग्लूकोज पाइरुवेट में कन्वर्ट हुआ और पाइरुवेट के दो मॉलिक्यूल एंटर कर गए किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या होता है, पाइरुवेट डायरेक्टली बर्न नहीं हो सकता, पाइरुवेट को कन्वर्ट होना पड़ता है एसिटिल को एंजाइम ए में। तो पाइरुवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल को एंजाइम ए में और फिर पाइरुवेट बर्न होता है। इसके बाद जब पाइरुवेट बर्न होता है, तो सॉरी पाइरुवेट एसिटिल को एंजाइम ए में कन्वर्ट होता है, जब एसिटिल को एंजाइम ए बर्न होता है, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं भाई साहब क्या, क्रेब साइकिल। इसे कहते हैं क्रेब साइकिल। और इस क्रेब साइकिल में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, जिसकी वजह से इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो क्रिस्टी होते हैं, इनके अंदर एनर्जी जनरेट होती है। और इस क्रेब साइकिल में जो एनर्जी जनरेट होती है वो टोटल 30 एटीपी का फॉर्मेशन। तो 30 एटीपी यहां पे और 8 एटीपी यहां पे, तो टोटल कितने एटीपी हो गए, 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के बर्न होने से। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। बताइए भाई, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो रेस्पिरेशन चैप्टर में कुछ नहीं रखा है जो मैंने आपको बताया। प्लीज टेल मी, शफक, इशिका और तोयबा, तीनों लोग बताओ, ये पूरी बात समझ में आई मुझे मेरी? सभी लोग मैसेज कीजिए, सभी लोग बताइए मुझे।
बहुत बढ़िया। इशिका, व्हाट्स अबाउट यू? Yes, sir. पक्का ना, जबरदस्ती में हाँ नहीं बोलना। नहीं sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्योंकि ये सब पूरी कहानी आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, है ना? ये कोरिलेशन है, मैं आपको इंटरलिंक करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आप पूरी स्टोरी समझें कि आखिर क्यों हो रहा है। अगर हमें यही बात समझ में आ जाए कि आखिर ये हुआ क्यों, क्या पर्पस है इसका, तो समझिए कि फिर तो काम हो गया, फिर तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि आखिर ये कैसे हो रहा है ना? पहले तो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है। बच्चे ये नहीं समझ पाते ग्लाइकोलाइसिस हो क्यों रही है, या भाई फोटो रिस्पिरेशन हो क्यों रहा है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है ना? ठीक है, आप देखो। अब मैं आपको ग्लाइकोलाइसिस बताता हूँ। ग्लाइकोलाइसिस आपको याद रखना पड़ेगा, आपके स्कूल वाले भी बहुत पूछते हैं, बड़ा उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ग्लाइकोलाइसिस। ये काफी बड़ा ये है, प्रोसेस है, इसलिए पूरी स्क्रीन में तो नहीं आ पाएगा। देखो पूरी स्क्रीन में, या आपको अभी पूरी स्क्रीन में दिख रहा होगा, लेकिन छोटा दिख रहा होगा, है ना? दिख रहा है क्या, विजिबल है क्या, विजिबल है, दिख रहा है? बताओ पहले, पढ़ पा रहे हो उसको जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे, या बड़ा करूं, आधा आधा करके पढ़ूं? अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है। Yes, sir. पढ़ पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है, बढ़िया। अच्छा चलो ठीक है, चलो तब तो बढ़िया है। अगर आप इसको पढ़ पा रहे हैं तो आप समझिए, कुछ चीजें मैं यहाँ पे भी हाइड करूंगा जो बकवास है, बेकार की चीजें इस डायग्राम में, ये सब बेकार, ignore it। देखो ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना? एटीपी से एडीपी, मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रही है। उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसको कि हम G6P बोलते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 16 बाइफॉस्फेट। एटीपी से एडीपी खर्च होती है। यहाँ पे एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हुआ था, यहाँ पे एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल ऐड हुआ। अब क्या हुआ, ग्लूकोज 16 बाइफॉस्फेट, 1 और 6 दोनों ही कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लग गए, तो ग्लूकोज 16 बाइफॉस्फेट। ग्लूकोज 16 बाइफॉस्फेट कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, G3P में। अब G3P कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, DHAP में। लेकिन DHAP साइकिल में एंटर नहीं हो सकता, ये इंटर कन्वर्टेबल है, तो G3P ही साइकिल में एंटर होता है। अब क्या होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाता है 13 बाइफॉस्फोग्लिसरेट में। NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, मतलब यहाँ पे 3 ATP के बराबर एनर्जी जनरेट हो रही है। NAD से NADH बन रहा है, तो जब NADH बनेगा तो एनर्जी जनरेट होगी, विच विल बी इक्वल टू 3 ATP। अब क्या होता है, 13 बाइफॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, है ना? अब देखिए यहाँ फिर एटीपी से एडीपी का फॉर्मेशन हुआ, मतलब एनर्जी खर्च हुई। उसके बाद क्या होता है, यहाँ फास्फो, ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट जो होता है, ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, पीईपी में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में। एटीपी से एडीपी खर्च होता है और ये पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही पाइरुवेट आगे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर जाएगा। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। और ये प्रोसेस जो होती है ग्लाइकोलिसिस की, दिस इज ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। और इस ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ये होती है कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में होती है। और यहाँ पर टोटल नेट गेन होता है, नेट गेन ऑफ 8 ATP टेक्स प्लेस, 8 ATP। ठीक है, अगर बात समझ में आ गई हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर?
क्लियर भाई? बोलो 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 बच्चे लोगों, क्लियर कि नहीं? अरे मैसेज तो करो भाई। ठीक है, मैं रिमूव कर रहा हूँ फिर, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट ले लिया? इशिका ले लिया? Yes, sir. चलो, ओके, ग्रेट। तो ये थी हमारी ग्लाइकोलिसिस। और नेक्स्ट है हमारा, अब आते हैं ये क्रेब साइकिल कैसे चलता है ना। तो पाइरुवेट तो बन गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलने वाला है क्रेब साइकिल। देखो क्रेब साइकिल कैसे चलता है, सिंपल है, रेस्पिरेशन में कुछ खास नहीं है, स्मॉल चैप्टर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ध्यान से समझना वरना मैं पूछूंगा क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछोगे। तो देखो क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा इस साइकिल में। बोले डायरेक्ट ग्लूकोज को एंट्री करवा दी, ग्लूकोज एंटर नहीं करता है। तो ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 6 कार्बन से बना हुआ था, 6C कंपाउंड था। ये ब्रेक हुआ था 2 पाइरुवेट में, और पाइरुवेट में पता है 3C कंपाउंड। इसके बाद भाई लोगों क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल निकल जाता है माइटो, और ये कन्वर्ट हो जाता है एसिटिल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, ठीक है। ऑक्जेलो एसीटेट 4 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड, ठीक है। तो 4 कार्बन और 2 कार्बन है ना, ऑक्जेलो एसीटेट 4C कंपाउंड है और एसिटिल कोएंजाइम में 2C कंपाउंड है। दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं, सिट्रेट बनाते हैं। सिट्रेट एक 6 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ से कोएंजाइम में इससे अलग हो जाता है और दोनों मिलकर के सिट्रेट बनाते हैं, 6C कंपाउंड। सिट्रेट आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज आल्सो अ 6C कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी बन रही है, एनर्जी पैदा हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, NADH जो होता है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब यही है कि एनर्जी को पैदा करना, बर्न होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करना। यहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल के निकलने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होता है और यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटरेट बनता है, विच इज ए 5 कार्बन कंपाउंड। 6 में से एक कार्बन मॉलिक्यूल निकल गया, NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, फिर से यहाँ पे 3 ATP के बराबर एनर्जी पैदा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकलता है। मतलब यहाँ पर भी क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। जितनी बार डीकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन के मॉलिक्यूल कम होते जाएंगे। ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल बचा, 5 में से एक और कार्बन निकल गया। उसके बाद जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 1 एटीपी के बराबर एनर्जी यहाँ पे होती है। जीटीपी और एटीपी इक्विवेलेंट होते हैं। ये कन्वर्ट होता है सक्सिनेट में। सक्सिनेट एक 4C कंपाउंड है। सक्सिनेट कन्वर्ट होता है जब फ्यूमेरेट में, तो FAD से FADH2 का फॉर्मेशन होता है। बता दूं यहाँ पर 1FADH2 इज इक्वल टू 2 ATP मॉलिक्यूल। ये 2 ATP के मॉलिक्यूल के बराबर एनर्जी होती है। फ्यूमेरेट फिर से मैलेट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल इसमें ऐड ऑन हो जाता है। फिर से मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सोलो एसीटेट में। ऑक्सोलो एसीटेट 4C कंपाउंड है, फ्यूमेरेट इज 4C कंपाउंड, सक्सिनेट 4C कंपाउंड, मैलेट इज 4C कंपाउंड, और मैलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सोलो एसीटेट में, और फिर यहाँ से NAD से NADH में कन्वर्ट हो जाता है, और NADH जो होता है दैट इज इक्वल टू 3 ATP, और फिर से साइकिल लगातार चलती रहती है। इस तरह से यहाँ पे ग्लूकोज बर्न होता है और ग्लूकोज के बर्न होने से 38 ATP एनर्जी निकलती है। कंप्लीट क्रेब साइकिल में जो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है दैट इज इक्वल टू 30 ATP। बताओ भाई, बोलिए भाई लोगों, क्रेब साइकिल समझ आया? और चलता कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, मैट्रिक्स। फिर जब ये ATP तो बन ही चुका है, जब ये NADH और FADH ब्रेक होंगे तो एनर्जी पैदा होगी, ATP में कन्वर्ट हो जाती है। इशिका शफत, Yes, sir. ठीक है। अब देखो
ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, है ना? अब मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बताता हूँ, वन मोर थिंग इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो चलती है, इसका डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम है। देखो वहां पे भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही थी और यहाँ पे मेनली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यही चलती है। इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, ईटीएससीसी को कहते हैं। बोथ आर द सेम थिंग, चेन और सिस्टम। देखो आप देखो, मैंने बताया दो चीज ब्रेक होती है। तो पहले इसके भी माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच में एक स्पेस है जिसको हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसकी मेम्ब्रेन की सरफेस पे एज यूजुअल जैसे हमने अभी पढ़ा था, साइटोक्रोम फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये मौजूद है। यहां पर आप देखेंगे साइटोक्रोम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये मौजूद है। अब देखो NADH अंदर, यहां पे देखो क्रेब साइकिल कहां चल रहा है, यहां स्ट्रोमा में क्रेब साइकिल चल रहा है। क्रेब साइकिल से क्या बना, दो चीजें क्रेब साइकिल से बनी। क्या क्या चीज बनी, एक तो बना है किसमें FADH2 बना, हमने अभी भी देखा। दूसरा क्या बना है NADH बना है ना, NADH2। ठीक है। अब देखो NADH NAD में कन्वर्ट होता है। जब ये ब्रेक होता है तो साइटोक्रोम 1 जो कॉम्प्लेक्स 1 है, ये दो हाइड्रोजन आयन मेम्ब्रेन के स्पेस में पंप कर देता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन Q में जाता है, Q से इलेक्ट्रॉन थर्ड में जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन थर्ड में गया, NADH के ब्रेक होने से जैसे इलेक्ट्रॉन थर्ड में गया, दो हाइड्रोजन आयन और अंदर पंप हो गए। उसके बाद साइटोक्रोम C के पास गया इलेक्ट्रॉन, साइटोक्रोम C से जैसे साइटोक्रोम 4 में गया तो फिर से दो हाइड्रोजन आयन पंप हो गए। उसके बाद फाइनली इलेक्ट्रॉन को यह हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना देता है। सो फाइनल हाइड्रोजन इज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ओवर हियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, और वाटर का मॉलिक्यूल बन जाता है। इस प्रोसेस में यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयन पंप हो जाते हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन वापस आते हैं तो एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस तरह से NADH के टूटने से एटीपी बन जाती है और इसीलिए एक NADH के टूटने से कितने एटीपी बनते हैं, 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो FADH मॉलिक्यूल में साइटोक्रोम 1 कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। FADH2 जब बनता है तो साइटो, इसीलिए इसमें एनर्जी कम जनरेट होती है। यहां पर क्या है, साइट FADH2 जो ब्रेक होता है FAD में, तो साइटोक्रोम बी सेकंड के पास जाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन साइटोक्रोम आप सेकंड देख पा रहे हैं, ये सिर्फ इनर मेम्ब्रेन में अंदर की तरफ मौजूद है। ये पूरी मेम्ब्रेन को ट्रेवर्स नहीं करता, आर पार नहीं है, इसीलिए हाइड्रोजन आयन पंप नहीं कर पाता है। तो सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन गया, इसने थर्ड को दे दिया, थर्ड ने हाइड्रोजन आयन पंप किया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन गया साइटोक्रोम C के पास में, उसने 4 को दिया, इसने भी हाइड्रोजन आयन पंप कर दिए और चार हाइड्रोजन आयन यहाँ पे चले गए। इसके बाद दोबारा से जब ये हाइड्रोजन आयन लीक करेंगे, और हाइड्रोजन आयन एक ही जगह से लीक कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, एटीपी सिंथेज एंजाइम। इनसे हाइड्रोजन आयन लीक होते हैं और लीक होने की वजह से एटीपी की सिंथेसिस होती है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम। इस तरह से NADH से 3 एटीपी के बराबर और FADH से 2 एटीपी की इक्विवेलेंट एनर्जी जनरेट होती है। बताइए, बोले भाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऋषिका क्लियर है बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए सब लोगों ने? ठीक है, ओके। सो वन लास्ट थिंग इन दिस चैप्टर, दैट इज फर्मेंटेशन। आपने एक छोटा सा टॉपिक है, हालांकि आपको पता होगा फर्मेंटेशन क्या होता है।
तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस जब होती है तो आप देखेंगे कि इजी है, आपके एनसीईआरटी में ही दे रखा है। देखो, तो यहाँ पर क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस में ग्लूकोज जो होता है ये ब्रेक हो जाता है किसमें, G3P में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। हमें पता है कि ग्लाइकोलिसिस होती है, इसका मतलब क्या हुई होगी, कौन सी प्रोसेस, तो ग्लाइकोलिसिस होती है। तो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस प्रोकैरियोट में भी होती है और यूकैरियोट में भी होती है। तो दोनों में ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होता है, 3 पीजीए में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि एनर्जी पैदा होती है, NADH का फॉर्मेशन होता है। तो NAD प्लस से NADH का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एनर्जी पैदा होती है, और ग्लाइकोलिसिस में भी यहाँ पे एनर्जी पैदा हो रही है। उसके बाद आप देखते हैं ये फॉस्फोइनॉल G3P जो है ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, PEP में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद क्या होते हैं, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, अगर ये प्रोसेस बैक्टीरिया में हो रही है, मतलब किसी भी प्रोकैरियोट में हो रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, एथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, एथिल अल्कोहल, है ना, बैक्टीरिया में जो बनता है। इस प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। दूसरा क्या होता है, अगर ये प्रोसेस कई बार एनारोबिक रेस्पिरेशन हमारी आपकी बॉडी में भी होता है, तो जब ये प्रोसेस यूकैरियोट्स में होता है, यूकैरियोट में होगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे लैक्टिक एसिड बनेगा, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन, और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होगी। तो अगर यूकैरियोट है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, अगर ये प्रोकैरियोट है तो एथिल अल्कोहल। इन दोनों प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे इन दोनों ही प्रोसेस में यहाँ पर NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। दिस वाज द फाइनल थिंग इन रेस्पिरेशन। क्लियर? कहीं भी डाउट पूछो भाई। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन समझ में आ गई, क्योंकि आपको वो साइकिल उसमें आसानी से नहीं समझ में आएगी, ठीक है। एम्फीबॉलिक पाथवे, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये रह जा रही थी, इसको भी मैं समझाना चाहूंगा। एम्फीबॉलिक पाथवे, देखो, हमेशा रेस्पिरेटरी सबसेट इन जनरल किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोई यूकैरियोटिक सेल हो, सबके अंदर कार्बोहाइड्रेट ही बर्न होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बर्न होना एनर्जी एफिशिएंट होता है और आसान होता है बॉडी के लिए, इसीलिए सेल उसी को प्रेफर करती है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि जब हम भूखे रह जाते हैं, हमारी बॉडी में एक भी ग्लूकोज नहीं बचता है, तो हमारी बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू में फैट जमा होता है उसका काम आता है, फैट बर्न होता है। फैट को बर्न करने के लिए बॉडी को बहुत मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी ताकत लगानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर फैट के एक मॉलिक्यूल से एनर्जी ग्लूकोज के कंपैरिजन में ज्यादा पैदा होती है। बट फैट इज द बैड फूड फॉर बॉडी, इसलिए उसको कार्बोहाइड्रेट को ही यूज करता है। प्रोटीन, पूरी बॉडी हमारी प्रोटीन से बनी है। प्रोटीन अगर बर्न होने लगे बॉडी में, तो जब कार्बोहाइड्रेट पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, फैट पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है, तब बॉडी में प्रोटीन के बर्न होने का काम आता है। प्रोटीन से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। अगर प्रोटीन बर्न होने लगी तो समझिए कि अब ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी के स्ट्रक्चर ब्रेक होने लगेंगे, वो अपनी ही बॉडी को खाने लगेगा, ठीक है। उसकी खुद की, इसको ऑटोफैगी बोलते हैं, खुद की सेल्स खुद को ही खाना शुरू कर देंगे। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट जब बर्न होता है तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में हमने देखा, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट में ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और G3P में। G3P पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में जाकर के बर्न हो जाता है, ठीक है। फैट में क्या होता है, अब फैट कैसे बर्न होता है, फैट पहले फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होगा। इसके दो तरीके हैं, फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल या तो DHAP में कन्वर्ट हो जाए, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में DHAP में कन्वर्ट हो जाता है, DHAP G3P में कन्वर्ट हो जाए और इस साइकिल में दोबारा से एंटर कर जाए, और इस तरह से इसका बर्निंग हो जाए। दूसरा एक और तरीका होता है, फैटी एसिड जो होते हैं ये डायरेक्टली एसिटिल कोएंजाइम A में कन्वर्ट हो जाते हैं और क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाते हैं। प्रोटीन कैसे होता है, प्रोटीन सीधे एमिनो एसिड में ब्रेक होता है, एमिनो एसिड पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है
और स्क्रेप साइकिल में एंटर कर जाते हैं। इस तरह से कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों की बर्निंग पॉसिबल है, तीनों की ही बर्निंग हो सकती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस में, और तीनों ही रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह फंक्शन कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। इन तीनों पाथवे को मिला करके हम एम्फीबोलिक पाथवे कहते हैं। वी कॉल इट एम्फीबोलिक पाथवे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन। बताएं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप कि आपको इजी था, समझ में आ ही गया होगा। क्लियर? तो रेस्पिरेशन हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा एक ही चैप्टर बटा है, प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर। हालांकि इस चैप्टर में बहुत कुछ खास नहीं है। अगर आप लोग आज एक्स्ट्रा क्लास एक और ले लो इवनिंग के टाइम पे, ठीक है, अगर आप लोग फ्री हो, तीनों लोग बताइए, अगर आप लोग फ्री हो और इवनिंग के टाइम पे एक एक्स्ट्रा क्लास और ले लो, ज्यादा देर नहीं लगेगा, हार्डली इट विल टेक 45 मिनट। अच्छा आज नहीं, कोई बात, अच्छा ठीक है, आज नहीं, कल क्या है, कल मंडे है, कल करें, बताओ। ठीक है, कल कर लें। तो कल हम लोग किस टाइम पे कर सकते हैं? टुमारो आई हैव प्रॉपर पैचेस। इवनिंग में करें कल, बताओ। सर टाइमिंग टुमारो एंड डे आफ्टर। अच्छा कोई बात नहीं, इसी का इवनिंग में कर सकते हैं। Sir, I'll be traveling. इसी का, यू आर ट्रैवलिंग? Yes, sir. ओके, सो यू वोंट बी अवेलेबल ऑन टुमारो, इज दैट So करेक्ट? tomorrow and day after. Tomorrow and day after tomorrow you won't be available. Okay, fine. So सर वेंसडे देयर इज आवर क्लास ना, हाँ, वेंसडे देयर इज आवर क्लास 12:30 PM. 12:30 p.m. Yeah, it's there, but we are left with one chapter only. So I wanted to finish, and it will take hardly 45 minutes. That's why I want to do it today only. But Toiba is not free today. सो कोई नहीं, इवन वी कैन डू ऑन वेंसडे। एक ही चैप्टर बचा हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं। देखो ये जो चैप्टर बचा हुआ है ना, सो इसमें देखो क्या है, इसमें हॉर्मोन्स है, ऑक्सिन, जिबर्लिन, साइटोकाइनिन, और ये आधा घंटा लगेगा, 45 मिनट भी नहीं लगेगा, है ना। तो अगर इवनिंग में अफोर्ड कर सको तो बताओ। तो इवनिंग में इफ यू कैन अफोर्ड चल जाएगा। देखो 12:30 तो है ही फिर क्लास वेंसडे, तो मैं चाहता हूँ कि सिलेबस को और क्यों फिनिश किया जाए, खत्म कर देते हैं आज ही। सभी बैच खत्म हो गया, आपका ही बचा हुआ है। तो आज आ रहे हैं, अच्छा ओके, चलो कोई नहीं। अच्छा ऐसे ही चलो छोड़ो, वेंसडे ही कर लेते हैं, ठीक है, वेंसडे कर लेते हैं, ठीक। वेंसडे किस टाइम पे करोगे? वही 12:30? So 12:30 go I have school. हाँ 12:30 यू हैव स्कूल, ठीक है। सो लुक, वी कैन डू वन थिंग, वेंसडे को नहीं, अर्ली मॉर्निंग में 8 to 9 कर ले, बताओ इवनिंग टाइम, बोलो। So evening 8:30 से we have chemistry class. अच्छा 8:30 से यू हैव केमिस्ट्री क्लास। अरे भाई ये तो फिर अब आज तो ही अच्छा एक रह बस, आधे घंटे की बात है। टुमारो मॉर्निंग इज इट पॉसिबल? अच्छा टुमारो मॉर्निंग वो तो मतलब इशिका इज ट्रेवलिंग, ठीक है, ट्रेवलिंग फिर कैसे करें बताओ, आप ही लोग सजेस्ट करो, चलो सब फ्री हो, बताओ इशिका। थर्सडे, वैसे तो आप हमारा सिलेबस देखो हो गया, उसमें कुछ खास बचा नहीं है ना। यू विल गेट द नोट्स, है ना। मैं आई वांट टू एक्सप्लेन दैट ओनली। तो थर्सडे कर ले, बोलो
शफत और तोइबा, एनी प्रॉब्लम थर्सडे इवनिंग? ठीक है, इवनिंग कब? इवनिंग आप बताओ बेटा किस टाइम पे फ्री हो थर्सडे पे? सर मैं तो हॉस्टल में रहती हूँ तो उधर पता नहीं। अच्छा, हॉस्टल में तो मतलब एनी टाइम फ्री इवनिंग? नो सर, वो हमारे क्लासेस के बाद वो कभी कभार टीचर्स एक्स्ट्रा क्लास ले अच्छा, एक्स्ट्रा सकते क्लास लेते हैं, किस टाइम तक फ्री हो जाते हो फिर भी, मतलब यू विल हैव अ रफ आइडिया ऑन व्हाट टाइम यू विल गेट फ्री? हैं। पूरा दिन पैक्ड होता है, फिर रात को भी केमिस्ट्री। रात को भी पढ़ाते हैं? कितने बजे तक पढ़ाते हैं रात को? नो सर, रात को लर्निंग व्यू से केमिस्ट्री भी होता है। अच्छा, रात में केमिस्ट्री भी होता है। तो इवनिंग में फ्री हो आप लोग, मतलब ऐसे कुछ 5 to 6? सर कब बहुत होता है, 6 to 7? हर एक स्टडी ईयर होता है। 8 to 9? तो केमिस्ट्री हाँ? केमिस्ट्री सर 8:30 से शुरू होता है। अरे बाप रे! आप लोग बताओ आधे घंटे कब दोगे ये बताओ? सर नेक्स्ट सैटरडे हो जाएगा, सैटरडे या तो संडे सेम टाइम पे। सैटरडे या संडे? तो हो तो जाएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम सैटरडे संडे में। तो चलो ठीक है, इसके नोट्स मिल जाएंगे, आई विल एक्सप्लेन, मतलब सैटरडे संडे कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, आधे घंटे चाहिए और कुछ खास बात नहीं है। और ऐसा मैं आपको एक बात बोलूं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, मैं बता देता हूँ। ऑक्सिन का फंक्शन पता करना है, एपिकल टिप्स में पाया जाता है, हाइट को बढ़ाता है, लेटरल ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है, जिबरलिन मास को बढ़ाता है, और ये क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एब्सिसिक एसिड फ्रूट के और डिफोलिएशन ऑफ लीफ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एथिलीन फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये फंक्शन है। अब इसमें कुछ समझाने वाली वैसी बात नहीं है, वो नोट्स आपको वैसे आ जाएगा, मैं आपको नोट्स दिलवा दूंगा। और दूसरा क्या है, फोटो पीरियड। ऐसे प्लांट जिनको नॉर्मल से ज्यादा टाइम चाहिए होता है फ्लावरिंग के लिए, उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, जैसे टोबैको। जिनको कम टाइम चाहिए होता है, कम सनलाइट का ड्यूरेशन चाहिए होता है, उनको शॉर्ट डे प्लांट बोलते हैं। निकोटिना जैसे टोबैको के प्लांट को लाइट का चाहे लॉन्ग डे हो चाहे शॉर्ट डे हो से फर्क ही नहीं पड़ता, वो डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, ठीक है, बस यही 2 चीजें हैं उसमें और कुछ नहीं, ठीक है। यू विल गेट फ्रॉम द नोट्स ओनली। और उसके बाद भी मैं मतलब चलो संडे को कभी भी है ना, आधे घंटे 1 घंटे ले लेना, है ना, नेक्स्ट संडे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, ठीक, बस आधे घंटे और चाहिए, राइट? तो कोई नहीं, मैं निष्कर्ष जी से बात करके संडे कर लूंगा, ठीक है? यस सर। ठीक है। और इन केस एनी वन ऑफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, है ना, इन एनीवेयर इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, ठीक है, आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं निष्कर जी के साथ कोऑर्डिनेट कर लूंगा। ऐसा होता है जनरली, कई बार क्या होता है कि पुराने बच्चों ने भी यही किया, जैसे कई सारे बच्चे थे बेचारे यहाँ के थे, इसका क्या नाम है, लेह लद्दाख के थे, कुछ कश्मीर के थे, तो अलग अलग बोर्ड्स के बच्चे हैं, अलग अलग पार्ट से बच्चे हैं, सबके अपने अलग-अलग एग्जाम्स टाइम ड्यूरेशन होते हैं। तो कई बारी क्या होता है, आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें, अभी भी इस बार कई सारे बच्चे थे, तो पर्सनल लेवल पे लेकर के, जैसे आपका कोई एग्जाम है किसी, मतलब इफ यू आर इन इमरजेंसी और बाकी बैच अलग चल रहा है, जैसे आई नो 2 लोगों के साथ थी, तोइबा के साथ, तोइबा इज फ्रॉम कश्मीर बोर्ड, है ना, और ये इशिका यू आर फ्रॉम किस कौन सा बोर्ड है तुम्हारा? हिमाचल या सीबीएसई है? हिमाचल सीबीएसई। हाँ, तो तुम्हारे भी एग्जाम मेरे हिसाब से स्नोफॉल से पहले हो जाते हैं, तो यस सर, दिसंबर हाँ में हो गया था। हाँ, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इस बार भी क्या हुआ, एक बच्चा था खास फेल, उसका एग्ज़ाम था, उसका एग्ज़ाम सितंबर में था। तो मैंने इंडिविजुअली उसकी क्लास लेकर के उसका सिलेबस कंप्लीट कराया। सो फॉर माय एंड, सो हम जो कमिटमेंट करते हैं विल फुलफिल कमिटमेंट। तो आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा कि बाकी बैच स्लो चल रहा है, तो आपका सिलेबस कैसे होगा, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। अगर आपका एग्ज़ाम है, पर्सनली आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? बायोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ, पर्सनली आई विल टेक केयर ऑफ इट, ठीक है? वो मेरा कमिटमेंट है कि आपका जिस दिन एग्ज़ाम होगा, उसके पहले आपके पूरे सिलेबस कंप्लीट होंगे एंड यू विल रिवाइज़ इट एज़ वेल, ठीक है? उसके अलावा भी अगर आपको बैच में लगता है कि कहीं पे आपको कुछ नहीं समझ में आया, आप निष्कर जी से मुझे बताएँगे, मैं निष्कर जी से कोऑर्डिनेट करूँगा या आप कोऑर्डिनेट कर लेंगे। कैसे भी कोऑर्डिनेट करके आप एक्स्ट्रा क्लास लेकर के हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है? बशर्ते ये कि अगर आपको मैं अच्छा किसका तोइबा का 11th का मिस हुआ। तोइबा हम लोग हाँ, आप निष्कर जी से बात कर लेना और आप मुझसे भी पूछते रहना कि आपका कहाँ-कहाँ पे मतलब जब नेक्स्ट ईयर बैच चलेगा तो 11th का भी बैच होगा। तो 11th का 12th तो आप करते रहना, जो 11th का बैच होगा उसमें कोऑर्डिनेट करके है ना, आ जाना बीच-बीच में एक्स्ट्रा क्लास लेके कर लेना, ठीक है? हाँ, नया बैच आप जॉइन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, है ना? ऐसे कर लेना, ठीक है? और यस सर।
सेम थिंग विद यू इशिका एंड मतलब शफत, अगर आपको कहीं पे कुछ छूटा हुआ हो तो आप 11th वाले बैच में आप लोग आके कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि 12th वाला बैच टाइमली ज्वाइन करना। द डे फर्स्ट बैच स्टार्ट हो, यू मस्ट बी इन द क्लास, ठीक है? डोंट लीव दैट। 12th में सिलेबस कम है, हम लोग जल्दी करके रिवीजन भी कर लेंगे जिससे कि आपके बढ़िया मार्क्स आए। देखो, आई डोंट वांट, मेरा ये पर्पस नहीं होता कि मेरे बच्चे के 90% मार्क्स आए। मैंने ढेर 90% मार्क्स देखे हैं, बहुत बच्चों के देखे हैं यार, ठीक है? एंड आई एम यूज्ड टू विद दैट। बिलीव ऑन मी, विद द गॉड ग्रेस, मतलब मैं आपको बोलूं कि लास्ट ईयर हमारे ऑफलाइन बैच में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं था बायोलॉजी की क्लास में जिसके 95 से कम मार्क्स आए। द वीकेस्ट गाय, लाइक ही वाज फ्रॉम नोएडा ओनली, और मैं बता दूंगा मतलब कौन लड़का है वो। और व्हेन ही जॉइन अस, उसके कितने थे बायोलॉजी में 11th में, उसने सिर्फ 12th पढ़ा हमसे, और उसके 63 मार्क्स थे जब उसने ज्वाइन किया हमें, और बोर्ड में उसके 95 मार्क्स थे। बट हाँ, कमिटमेंट और प्रैक्टिस आपसे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आप अगर आप वो कर सकते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं मानता हूँ कि देखो, मेरा मानना है कि बोर्ड में नंबर ले आना कोई बहुत कलाकारी वाली बात नहीं है, और ना ही मैं ऐसे बच्चों को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ। बोर्ड में एक फिक्स पैटर्न होता है, एक लिखने का तरीका होता है, आपके डायग्राम अच्छे होने चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और अगर आपको कंटेंट का जो मैंने समझाया वो आपको आता है, बिलीव ऑन मी, यू विल क्रॉस 95 इजिली, ठीक है? देयर इज नो डबल थॉट। बट हाँ, इंटेलिजेंसिया या मेहनत चाहिए होती है कंपटीशन निकालने के लिए। If somebody attempt more than 85 questions in NEET examination, I would consider him or her as a really intelligent kind of person, and like hard working student, right? So exam निकालना, competition qualify करना, that is the real test of voter, है ना? और बाकी बोर्ड में नंबर लाना, दैट इज नॉट ए रियली हरकुलियन टास्क, इट्स रियली इजी टास्क इफ यू आर कंसिस्टेंट, इफ यू आर like regular in the classes, if you are focused one, so you can easily get more than 95% marks, right? So दोनों एक अलग चीजें हैं। So the my purpose is get good marks in board examination, as well as in the same time complete your syllabus and be prepared for your NEET examination as well, जिससे कि आपको ड्रॉपर बैच ना ज्वाइन करना पड़े, एक और साल खराब ना करना पड़े, और आप 12th पास करते ही अपने नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएं, और आप बढ़िया से डॉक्टर बन जाओ, है ना? ठीक है, क्लियर? तो मिलते Yes, हैं एक sir. और लास्ट क्लास करेंगे, ठीक है? चलिए, Thank you, sir. ओके, बाय बाय, टेक केयर, वेलकम, ऑल द बेस्ट।